हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अब तक के 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जिन 4 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से और लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। ऐसे में आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए 90% किसी भी सब्जेक्ट में 90% आसानी से अचीव कर सकते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो शुभम लेक्चर चैनल आपको लगातार प्रयासरत है ताकि आप लोग अच्छा मार्क ला सकें। ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का वेग के ए के पावर 1/2 बी के पावर 3/2 है, इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। ये आपके रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है अभिक्रिया का वेग कितना है, के ए के पावर 1/2 बी के पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए जो ए और बी हैं आपके, ठीक है, ए और बी जो आपके हैं वो अभिकारक हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं तो अभिकारक के घातों, जितने भी अभिकारक दिए गए हैं उनके घातों को हम ऐड कर देते हैं, आपकी कोटि वहां पर पता चल जाती है। वही हमें यहाँ भी करना है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग हमें के ए के पावर 1/2 और बी के पावर 3/2 दिया गया है, यानी कि ए जो अभिकारक है इसके पावर 1/2 है और बी वाला अभिकारक के ऊपर 3/2 है। इन्हीं घातों को हम ऐड कर देंगे, आपकी अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, ये सब हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ए व बी, ए व बी क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी, अगर आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, इस आधार पर जो वेग आपको दिया गया है वो इतना दिया गया है। ठीक है, अब अभिक्रिया की कोटि अगर आपको निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि में हम करते क्या हैं, अभिकारक के घातों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 अभिकारक दिए गए तो दोनों को ऊपर जो घात है उनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, अब बताइए कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 1 + 3 यानी कि 1 + 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4/2 आ जाएगा। अब इसको जब हम कट करेंगे तो आपका फाइनली ये 2 आ जाएगा। तो जो आपकी अभिक्रिया की कोटि आई, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, वो कितनी प्राप्त हुई, 2। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे कि अतः अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। ठीक है, द्वितीय कोटि की है, यानी कि जो अभिक्रिया है वो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि हमारी 2 आई है। अगर 3 आती तो तृतीय कोटि, अगर 1 आता तो प्रथम कोटि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अभिकारक के घातों के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं और इसी तरह हम इसे निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए क्वेश्चन है लेकिन एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, ये एक न्यूमेरिकल है जो कि आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का ये भी है। न्यूमेरिकल क्या है कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 60 मिनट दिया गया है अर्धायुकाल, T½ ठीक है, अर्धायुकाल को हम डिनोट करते हैं T½ से। क्यों, क्योंकि आधी मात्रा में वियोजित होने पर, यानी कि अर्धायुकाल यहाँ पर दिया गया है आधी मात्रा, तो ये हमें दिया गया है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट हमें निकालना है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो वेग स्थिरांक हमें के निकालना है। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फार्मूला होता है, प्रथम कोटि, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। ठीक है, कि अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला है K = वेग स्थिरांक = 0.6932/T½ ठीक है,
ये आपका फार्मूला होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हम 60, ठीक है, टी हाफ हमारा 60 मिनट दिया गया है। अगर हम इसे सेकंड में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं? 60 गुणे 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकंड, ठीक है। तो हम ऐसे ही रहने देते हैं इसे। अब हम इसे 3600 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ऐसे रहने देंगे, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 0.6932 अपान 60 गुणे 60। टी हाफ आपका दिया गया है 3600 या 60 गुणे 60 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है, लिख सकते हैं आप 0.6932 अपान, इसे लिख सकते हैं हम 36 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। देखिए 6 का 6 में गुणा हो जाएगा 36 हो जाएगा, और जो जीरो है, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3600 गुणा करके, फिर 36 गुणे 10 की पावर 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। 0.6932 अपान, ठीक है, 36 और गुणे 10 की पावर नीचे +2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसका गुणा भाग देंगे 0.6932 को 36 से, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.01925, ठीक है। और आपका हो जाएगा ये गुणे 10 की पावर -2। अब हम लोग मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं एक के बाद, तो देखिए 2 अंक हम इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा, 10 की पावर -2 से हमें गुणा करना होगा। तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1.925 गुणे 10 की पावर -2, और चूंकि हम 2 अंक इधर आए हैं 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे, तो फाइनली हमारा जो k की वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू वो आ जाएगी 1.925 गुणे 10 की पावर -4, और इसका मात्रक होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इतना आंसर आपका आ जाएगा, बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल, बस आपको सॉल्व करना है। एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो फार्मूला आपका ये है, ठीक है। k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, जहाँ टी हाफ आपका अर्धायुकाल है और k है वेग स्थिरांक। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तीसरा क्वेश्चन, कि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, या दर क्या है, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या है, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया का वेग होता क्या है, वह दर या वह वेग जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी कि वह वेग जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो, उसे हम लोग अभिक्रिया की वेग कहते हैं। अब यदि सूक्ष्म अंतराल dt, ठीक है, dt मतलब सूक्ष्म अंतराल बहुत कम समय, dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तन होते हों, तो फार्मूला क्या होगा, यदि सूक्ष्म अंतराल मान लीजिए बहुत कम समय में dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तन हो, यानी कि अभिकारक जो है आपका dx है, इसके उत्पाद में परिवर्तन हो, ठीक है, बहुत कम समय में अभिकारक की सांद्रता जो है सूक्ष्म अंतराल समय में अगर परिवर्तित हो उत्पाद, तो इसमें इसका फार्मूला होगा अभिक्रिया का वेग का। तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू आपका हो जाएगा dx/dt, जहाँ dx है आपकी अभिकारक की सांद्रता, dt है सूक्ष्म अंतराल यानी कि कम समय। तो यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है, यानी कि समय के साथ साथ। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, चौथा क्वेश्चन, कि शून्य कोट की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है।
देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो वह अभिकारक जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो कोटि होती है, जो आपकी अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक अणु का सांद्रता परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यहीं पर बात की जाए तो वह अभिक्रिया जिसका वेग, ठीक है, जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन शून्य कोटि में इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वेग अभिक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ए आपका उत्पाद है, ठीक है, ए क्या है, सॉरी, ए है आपका अभिकारक, ठीक है, और ए बनाता है, जब अभिक्रिया होती है तो बी प्लस सी बनाता है उत्पाद, ठीक है, ये आपका है उत्पाद, ये है अभिकारक, ठीक है, तो अभिकारक ये है, ये उत्पाद है। अब होता क्या है कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका वेग क्या होगा? यदि इसका वेग यदि अभिक्रिया का वेग जो है वो a के पावर 0 हो, यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करता हो, या अभिकारक के घातों के शून्य घात के अनुपाती हो, उसे हम लोग कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो। तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी, शून्य कोटि की होगी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यदि अभिक्रिया का वेग अनुपाती अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के अनुपाती हो तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। अगर यहीं पर 1 होता तो आपका क्या होता? अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती। तो ये आपका है अभिकारक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक उदाहरण हम देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। ये उदाहरण क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। जैसे देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन को समझते हैं, H2 + Cl2 that gives out, ठीक है, 2HCl। अब इस अभिक्रिया में होता क्या? पहली बात एक समझिए आप कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि इस अभिक्रिया में H2 और Cl2 जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, वो H2 और Cl2 पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए ये अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऊपर सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रियाएं होंगी वो शून्य कोटि की होंगी। उसके बाद में जो H2 और Cl2 है इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखकर बताएं।